दोस्तों सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे दे तो आप कैसा फील करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही लड़के एडमंड डॉन्टिस की है। नाम रिलेटेबल लगे तो हम एडमंड डॉन्टिस को बिलाल कह के कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू होती है एक नाव में, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ नावी अपने कैप्टन को बचाने के लिए नजदीक के किसी आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हम बिलाल को देखते हैं, जो एक सीधा साधा ईश्वर में बिलीव रखने वाला इंसान है। वही हम बिलाल के बचपन के दोस्त मुरली को देखते हैं। बिलाल को एक आइलैंड दिखाई देता है। वो मुरली को कहता है कि यहाँ हमें कोई डॉक्टर मिल जाएगा। इन्हें दूर ब्रिटिश सोल्जर्स दिखाई देते हैं। बिलाल उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। मुरली बिलाल अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वहाँ बिलाल और मुरली एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट होता है। ये व्यक्ति फ्रांस का कभी राजा था, जो अब हार चुका है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपोलियन को इस आइलैंड पर कैद करके रखा हुआ है। दोस्तों असल में ब्रिटिशर्स को लगा था कि बिलाल और मुरली नेपोलियन के बंदे हैं, जो इसे छुड़वाने आए हैं। नेपोलियन सोल्जर्स को कहता है कि इन्हें चाहे मार डालो, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं हैं। बिलाल बताता है कि हम यहाँ अपने कैप्टन का इलाज करवाने आए हैं। फिर बिलाल, मुरली और उनके कैप्टन को नेपोलियन अपने साथ ले जाता है। बिलाल और मुरली बातें कर रहे होते हैं। तभी नेपोलियन का एक बंदा बिलाल को अकेले में बुलाता है और कहता है कि नेपोलियन ने तुम्हारे साथ बात करनी है। नेपोलियन समझ गया था कि बिलाल एक भोला भाला इंसान है, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। नेपोलियन बिलाल को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि अपने कैप्टन को बचाने के लिए जो तुमने बहादुरी दिखाई, उससे मुझे लगता है कि तुम एक नेक इंसान हो। ये मेरी चिट्ठी मेरे एक दोस्त को दे देना, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए ही लिखी है और कुछ नहीं। बिलाल मान जाता है। नेपोलियन ने यह भी कहा होता है कि किसी को इस चिट्ठी के बारे में मत बताना, पर मुरली इन दोनों को दूर से देख लेता है। बिलाल वापस सोने के लिए आता है। मुरली पूछता है कि क्या बात हुई, लेकिन बिलाल उसे कुछ नहीं बताता। रात बिलाल और मुरली को एक ब्रिटिश पुलिस वाला उठा के कहता है कि तुम्हारे जाने का समय हो गया है, तुम्हारा कैप्टन मर चुका है। फिर बिलाल और बाकी नाव में बैठ के वापिस शिप में आ जाते हैं। सुबह होती है। बिलाल और बाकी अपने घर अटलांटा पहुंचते हैं, जहां बिलाल की गर्लफ्रेंड नैना उसका वेट कर रही होती है। इधर शिप से उतरते ही शिप का एक सीनियर नाविक महेश ऑफिसर प्रदीप को रिपोर्ट करता है कि कैप्टन मर चुके हैं और बिलाल ने शिप को खतरे में डाला था। ये सुन के प्रदीप बिलाल और महेश को अपने ऑफिस में बुलाता है। नैना को बिलाल कहीं दिखाई नहीं देता। उसे मुरली कहता है कि बिलाल ऑफिस गया है, हम बचपन वाली जगह पर चलते हैं, वहीं वो आ जाएगा। दोस्तों मुरली, बिलाल और नैना बचपन के दोस्त हैं। इधर पूरी बात सुनने के बाद प्रदीप बिलाल को प्रमोट कर देता है, क्योंकि बिलाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना कैप्टन को बचाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये सुन के महेश सड़ जाता है, क्योंकि कायदे से कैप्टन उसे बनना था। इधर मुरली नैना पर ट्राई मार रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे एक किस दे दो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन नैना बिलाल को सच्चे दिल से प्यार करती है। मुरली बिलाल से जेलस फील करता है। बिलाल को जो भी चीज पसंद आती है मुरली वो लेना चाहता है, पर ये बात भोले बिलाल को पता नहीं होती। फिर बिलाल खुशी से झूमता हुआ नैना के पास आता है और उसे बताता है कि मैं शिप का कैप्टन बन गया हूँ, अब हम शादी कर सकते हैं। मुरली पर यह बात सुन के सड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को बिलाल और नैना रोमांटिक मूड में होते हैं। बिलाल कहता है कि मेरे पास रिंग नहीं है, वरना हम अभी शादी कर लेते। नैना लेकिन एक धागा अपनी उंगली में बांध लेती है और कहती है कि यही बहुत है हमारी शादी के लिए। दोस्तों कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुरली महेश को मिलता है। महेश मुरली से पूछता है कि बिलाल तुम्हारा कब से दोस्त है। मुरली कहता है कि वो मुझे दोस्त तो मानता है, लेकिन मुझसे बातें छुपा के रखता है। महेश पूछता है कि कौन सी बातें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलाल और नैना बिलाल के पिता के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और बिलाल को पकड़ के साथ ले जाती है। जाने से पहले बिलाल नैना को कहता है कि मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। इन्हें गलत फहमी हुई है। बिलाल को जज किशोर के सामने बिठाया जाता है। किशोर बिलाल को कहता है कि तुम पर देशद्रोह का आरोप लगा है। बिलाल कहता है ये कोई गलत फहमी है, मैं कभी ऐसा कर नहीं सकता। किशोर पूछता है कि तुमने नेपोलियन से आइलैंड पर कोई लेटर लिया था। बिलाल कहता है मैंने ये लेटर पढ़ा नहीं, पर नेपोलियन ने ये लेटर तो सिर्फ एक दोस्त का हालचाल पूछने के लिए मुझे दिया था। लेकिन किशोर बताता है कि इस लेटर में नेपोलियन के भागने का रास्ता है। बिलाल किशोर से माफी मांगता है। किशोर समझ जाता है कि बिलाल को बेवकूफ बनाया गया था। वो उसे जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले किशोर पूछता है कि ये लेटर देना किसको था। बिलाल बताता है कि किसी भानु नाम के व्यक्ति को देना था। ये सुन के किशोर कहता है कि तुमने इस नाम के बारे में किसी से बात तो नहीं की। बिलाल ना करता है। फिर किशोर उस लेटर को आग से जला देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बग्गी में घर तक छोड़ देता हूँ। फिर बिलाल बग्गी में बैठता है, लेकिन वो बग्गी बिलाल को जेल लेके जा रही होती है।
बिलाल चीखता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर बिलाल पुलिस वालों को चकमा देके वहाँ से भागता है और सीधा मुरली के घर जाता है। मुरली के पिता बड़े रैंक के ऑफिसर थे। बिलाल उम्मीद लेके मुरली के पास आता है कि शायद मेरा दोस्त मुझे बचा ले, लेकिन बिलाल को यहाँ पता चलता है कि वो मुरली ही था जिसने किशोर को लेटर के बारे में बताया था। बिलाल मुरली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुरली कहता है कि तुमने मेरे से लेटर वाली बात क्यों छुपाई थी। मुरली ये भी बताता है कि उस रात उसने वो लेटर जब बिलाल सो गया था तब खोल के पढ़ ली थी। उसे तभी लेटर की सच्चाई पता चल गई थी। बिलाल ये सुन के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुरली तलवारबाज होता है और बिलाल को तलवार पकड़नी भी नहीं आती, जिसके कारण मुरली उसे कहीं जाने नहीं देता। बिलाल मुरली से भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, लेकिन मुरली पुलिस के आने तक बिलाल को रोके रखता है। जाने से पहले मुरली बिलाल को शतरंज का राजा देता है और कहता है कि तुम हार गए। इधर किशोर घर आता है और अपने पिता को ऊंची ऊंची गाली देना शुरू करता है। असल में भानु और कोई नहीं किशोर का पिता होता है, जो कभी नेपोलियन की फौज में था। वही नेपोलियन को भगाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये बात बाहर पता चल जाती तो किशोर की भी साथ में नौकरी जानी थी और देशद्रोह का इल्जाम भी लगना था। यही कारण था कि किशोर ने अपने आप को बचाने के लिए बेचारे बिलाल को फंसा दिया। फिर बिलाल को उस समय की ऐसी जेल में लाया जाता है जो चट्टानों में बनी थी, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी था। बिलाल जेल की दीवार पर लिखा देखता है कि गॉड विल गिव मी जस्टिस। यहाँ आके बिलाल वार्डन से यही कहता है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। वार्डन कमीना होता है, वो कहता है कि सभी यही कहते हैं। फिर बिलाल को उसके सेल में डाला जाता है, जहाँ वार्डन बिलाल को बहुत बुरे तरीके से मारता है और कहता है कि 1 साल बाद फिर से मारने आऊंगा तुम्हारी जेल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। बिलाल को भगवान में विश्वास होता है, वो कहता है कि ईश्वर मेरा इंसाफ करेगा। दूसरी तरफ मुरली जानबूझ के नैना और बिलाल के पिता को किशोर के पास लाता है और कहता है कि मैं बिलाल को छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन किशोर कहता है कि बिलाल अब कभी वापस नहीं आएगा, उसने देशद्रोह किया है। दिन बीतते जाते हैं, उधर बिलाल सेल में सड़ रहा होता है। यहाँ मुरली चाल चलता है और बिलाल की झूठी मरने की चिट्ठी नैना को देता है। नैना ये खबर सुन के टूट जाती है। मुरली इस बात का फायदा उठाता है और नैना से शादी कर लेता है। बिलाल को जेल में 1 साल बीत जाता है। वार्डन ने जैसे कहा होता है वो आता है और बिलाल को बेरहमी से मारता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। बिलाल का अब ईश्वर से भी मन उठ चुका है। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। फिर एक दिन बिलाल देखता है कि उसके सेल के फ्लोर से कोई चीज बाहर आ रही है। बिलाल डर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नीचे से निकलने वाला एक बूढ़ा कैदी जो कि पादरी था वो होता है। पादरी बिलाल को बताता है कि वो गलती से यहाँ आ गया, वो खुदाई बाहर की तरफ कर रहा था। बिलाल ने बड़े टाइम से अपने जैसा कोई देखा नहीं था। उनको देख के वो रोने लग जाता है। पादरी बिलाल को कहता है कि भगवान में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बिलाल कहता है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। पादरी बिलाल को फिर अपने साथ अपने सेल में लेके आता है। पादरी का सेल थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पढ़ने को बुक्स और बैठने को टेबल होता है। पादरी बिलाल को कहता है कि भगवान ने हमें मिलाया है, अगर हम इकट्ठे खुदाई करें तो खुदाई करके तकरीबन 8 साल में यहाँ से भाग सकते हैं। 8 साल सुन के बिलाल हंसने लग जाता है, लेकिन पादरी कहता है कि तुम्हें और कोई काम है, कोई मीटिंग है क्या? फिर पादरी कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स साइंस सब समझाऊंगा। बिलाल ये सुन के मान जाता है। पादरी कहता है हमारे सेल का छोटा डोर 2 बार खुलता है, एक बार खाना देते समय और दूसरी बार जब हम टॉयलेट करते हैं उसकी वेस्ट बाहर देने के लिए। बस इन दोनों टाइम जेल के कर्मचारी आवाज लगाएंगे और हमें वहाँ होना होगा, बाकी टाइम हम खुदाई करेंगे। फिर बिलाल और पादरी खुदाई करते हैं। एक दिन बिलाल को पता चलता है कि पादरी पहले एक सोल्जर था। पादरी बताता है कि मैं पहले नेपोलियन की फौज में था, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उसे एक बहुत अमीर व्यक्ति ने जॉब पर रख लिया था। पादरी बताता है कि उस व्यक्ति के पास एक खजाने का नक्शा था। सरकार को लगा कि वो नक्शा मेरे पास है, पर मेरे पास कोई नक्शा नहीं था। फिर मुझे सरकार ने यहाँ सड़ने भेज दिया कि अगर किसी दिन मुझे नक्शे का याद आए तो उन्हें बता दूं। बिलाल पादरी को कहता है कि अगर तुम सोल्जर थे तो तुम्हें लड़ना भी आता होगा। वो पादरी को कहता है कि मुझे तलवारबाजी सिखाओ। फिर बीतते टाइम के साथ पादरी बिलाल को एक माहिर तलवारबाज बना देता है। फिर एक दिन पादरी पूछता है कि उस रात हुआ क्या था। बिलाल बताता है कि उस रात मुझे किशोर ने पहले छोड़ दिया था और लेटर को आग लगा दी थी। पादरी कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट लेटर को उसने जला क्यों दिया। बिलाल को सब समझ आ जाती है कि भानु और कोई नहीं किशोर का बाप था, जिसे बचाने के लिए उसने मुझे यहाँ सड़ने छोड़ दिया। फिर एक दिन खुदाई करते टाइम पादरी को पेड़ की जड़ मिलती है। वो समझ जाता है कि बाहर का रास्ता आने वाला है। ये देख के बिलाल कहता है कि मैं भी खुदाई के लिए एक पत्थर लेके आता हूँ। लेकिन दोस्तों तभी सुरंग में पत्थर गिरते हैं, वो पादरी पर गिर जाते हैं।
लेकिन बिलाल पादरी को मरने के लिए नहीं छोड़ता, वो उसे बाहर निकाल लाता है। ज्यादा जख्मी होने के कारण पादरी का आखिरी टाइम चल रहा होता है। फिर पादरी बिलाल को कहता है कि वहाँ 2 ईंटों के नीचे खजाने का नक्शा पड़ा है, उसे जल्दी उठा लो और अपना दिमाग लगाना, तुम खजाने तक पहुँच जाओगे। इसके बाद पादरी मर जाता है। उधर खाने का टाइम हुआ होता है। पादरी के कमरे के बाहर कर्मचारी आता है और प्लेट मांगता है। बिलाल जल्दी सुरंग में छुप जाता है। दरवाजा खोल के जेल के कर्मचारी देखते हैं कि पादरी मर चुका है। वो पादरी को एक कपड़े में बांध देते हैं और वार्डन को बुलाने जाते हैं। यहाँ दोस्तों बिलाल दिमाग लगाता है। कर्मचारियों के जाने के बाद बिलाल पादरी को अपने सेल में छोड़ के खुद पादरी की जगह ले लेता है। इस जेल का दोस्तों एक रूल था, अगर कोई मर गया तो उसे पानी में फेंक दिया जाएगा। वार्डन फिर कपड़े में बंधे बिलाल को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है। पानी में फेंकने से पहले बिलाल वार्डन की बेल्ट से चाबी चुराता है, जिससे वार्डन भी उसी के साथ पानी में गिर जाता है। फिर बिलाल पानी में पहले वार्डन को मारता है, फिर तैरता हुआ समुद्र के तट की तरफ चला जाता है। सुबह होती है। बिलाल तट पर बेहोश पड़ा होता है। बिलाल को होश आती है। पूरे 13 सालों बाद आजाद होके बिलाल बहुत खुश होता है। लेकिन बिलाल देखता है कि तट पर लुटेरे खड़े होते हैं। लुटेरों का सरदार बगीरा बिलाल को कहता है कि हमारे एक साथी रामू ने हमसे गद्दारी की है, अगर उसे तुमने मार दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। बगीरा ये भी बताता है कि रामू चाकू चलाने में माहिर है। फिर बिलाल और रामू की लड़ाई होती है। बिलाल अब पहले वाला भोला भाला इंसान जिसे लड़ना नहीं आता वो नहीं था। रामू को बिलाल मिनटों में हरा देता है, लेकिन बिलाल उसे मारता नहीं और बगीरा को कहता है कि हम दोनों को अपनी क्रू में शामिल कर लो। बगीरा मान जाता है। रामू की जान बख्शने के कारण रामू बिलाल को कहता है कि मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। फिर एक दिन बगीरा की शिप अटलांटा सिटी आती है, जो कभी बिलाल का घर हुआ करती थी। बिलाल सोच में डूबा होता है। बगीरा बिलाल को कहता है कि दोस्त तुम्हारे साथ जो भी हुआ यहाँ शिप में रह के ठीक नहीं हो सकता। फिर बिलाल बगीरा को अलविदा कहता है और कहता है कि किसी दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तब हम जरूर मिलेंगे। फिर बिलाल शिप से उतरता है। उसके पीछे पीछे रामू भी आ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद बिलाल रामू को कहता है कि एक छोटी शिप का इंतजाम करके रखना, मैं आता हूँ। बिलाल अपने पुराने शिप ऑफिसर प्रदीप के पास उसके घर जाता है। 13 साल बाद प्रदीप अब ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है। वो बिलाल को पहचान नहीं पाता। बिलाल प्रदीप से पूछता है कि आपको बिलाल की फैमिली के बारे में कुछ पता है। प्रदीप कहता है कि बिलाल पर देशद्रोह का इल्जाम लगने के बाद उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। फिर बिलाल अपनी गर्लफ्रेंड नैना के बारे में पूछता है। प्रदीप बताता है कि नैना ने बिलाल के पक्के दोस्त मुरली के साथ शादी कर ली थी। प्रदीप ये भी बताता है कि मुरली का पिता काउंट था, वो मर गया था, जिसके बाद मुरली को काउंट बना दिया गया। मुरली ने नैना से बिलाल के जेल जाने के 1 महीने बाद ही शादी कर ली थी और अब दोनों न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। बिलाल ये सुन के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर बिलाल रामू के साथ शिप की हेल्प से नक्शे में बताए गए आइलैंड मोंटी क्रिस्टो पर पहुँचता है, जहाँ उसे खजाना मिलता है। बिलाल पर खुश नहीं होता। रामू से पूछता है कि क्या हुआ। बिलाल कहता है कि मैंने अपना इंतकाम लेना है। फिर 3 साल बाद रामू न्यूयॉर्क के एक रईस बंदे से उसका महल सोने के सिक्कों से खरीद लेता है। फिर आसपास सभी को इनविटेशन भेजा जाता है, जिनमें कमीना मजिस्ट्रेट किशोर और हरामी काउंट मुरली भी होता है। इसके बाद सभी बिलाल के महल में आते हैं। रामू फिर बिलाल को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बिलाल का नाम मोंटी क्रिस्टो बताता है। शानदार एंट्री के बाद रामू बिलाल को बताता है कि किशोर आ गया है, लेकिन मुरली को कोई काम था जिसके कारण वो और नैना नहीं आए। इधर मुरली हवस का पुजारी बन चुका है। वो लोगों की बीवियों के साथ सोता है और अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसे मार डालता है। बिलाल मुरली की छोटी छोटी हरकत पर नजर रखने लगता है। मुरली का कॉटन का धंधा है। उसके कॉटन के बिजनेस की वजह से वो बैंक से लोन लेता रहता है। बिलाल प्लान बनाता है और रामू को कहता है कि सभी बैंक्स को कह दो कि मुरली को और लोन ना दिया जाए। मुरली को जब सभी बैंक्स ना कर देते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है। मुरली का एक 16 साल का बेटा मुन्ना भी है। वो मुरली से पार्टी करने के लिए इजाजत मांगता है। मुरली हाँ कर देता है। मुन्ना फिर पार्टी में मजे ले रहा होता है। उसे एक लड़की अंधेरे रास्ते पर ले जाती है, जहाँ मुन्ना को लुटेरे पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ बिलाल आके मुन्ना को बचा लेता है। मुन्ना बिलाल से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि वो लुटेरे और कोई नहीं, बिलाल के पुराने साथी ही थे। बिलाल ने मुन्ना को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब किया था। फिर मुन्ना बिलाल को अपने घर पार्टी पर बुलाता है। बिलाल तो यही चाहता था। बिलाल हाँ कर देता है। फिर पार्टी होती है। बिलाल यानी कि मोंटी क्रिस्टो पार्टी में आता है। मुन्ना पहले बिलाल को अपने पिता मुरली से मिलवाता है। मुरली अपने पुराने दोस्त को पहचान ही नहीं पाता। फिर मुन्ना अपनी माँ नैना को आवाज दे के कहता है कि मोंटी क्रिस्टो से मिल लीजिए। नैना पहली नजर में ही पहचान लेती है कि ये बिलाल है
लेकिन बिलाल नैना को शो करता है कि वो कोई और इंसान है। फिर बिलाल मुरली की परमिशन के बाद नैना के साथ डांस करता है। पार्टी में किशोर भी आया होता है। बिलाल किशोर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। इसके बाद मुरली और किशोर दोनों एकांत में मिलते हैं। मुरली पूछता है कि उसे तुमसे क्या काम था। किशोर बताता है कि इस मोंटी क्रिस्टो को कोई खजाना मिला है, वो उस खजाने को यहाँ लाना चाहता है, जिसके कारण वो मेरी हेल्प मांग रहा है। किशोर कहता है कि हम उसमें से थोड़ा खजाना चोरी कर लेंगे। पार्टी में बिलाल नैना के सामने बैठा होता है। बिलाल अपने बालों में हाथ हिलाता है, जिससे नैना का शक दूर हो जाता है। बिलाल अपनी बग्गी में बैठ के वापस जाने लगता है, लेकिन वहाँ नैना आके बैठ जाती है और वो बिलाल को किस करती है। लेकिन बिलाल कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। फिर बिलाल नैना को वापस महल छोड़ देता है। आगे हमें दोस्तों दिखाया जाता है कि बिलाल का खजाना जिस शिप से आ रहा होता है वो शिप का कैप्टन और कोई नहीं महेश होता है। किशोर के कहने पर जिन बॉक्सेस में सिक्के होते हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन शिफ्ट करने वाला बिलाल का पुराना लुटेरा दोस्त बगीरा होता है। इधर बिलाल शिप पर पुलिस का छापा पड़वाता है। चोरी के कारण पुलिस महेश को पकड़ने लगती है। ये देख के महेश बिलाल को मारने लगता है, पर खुद उसके गले में रस्सी का फंदा पड़ जाता है। मरने से पहले बिलाल महेश को बताता है कि 16 साल पहले तुम लोगों ने जिस बिलाल को झूठे केस में जेल करवाई थी मैं वही हूँ। इसके बाद बिलाल किशोर के पास जाता है जो सुहाना बात ले रहा होता है। फिर बिलाल किशोर को वहाँ जानबूझ के 16 साल पहले उसके पिता के कत्ल के बारे में पूछता है। हार कर किशोर कहता है कि मेरे कहने पर ही मुरली ने मेरे पिता को मार डाला था। मेरा पिता नेपोलियन का जासूस था, अगर वो पकड़ा जाता तो मुझे भी जेल हो सकती थी। सुहाना की भाप में बिलाल ने पुलिस को छुपाया होता है। जब किशोर कन्फेस करता है पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वैसी ही बगी में लेके जाने लगते हैं जिस बगी में कभी बिलाल को लेके जाया गया था। बिलाल ने बगी में पिस्तौल रखी होती है कि किशोर खुद को मार ले। किशोर वैसे ही अपने आप को मारने लगता है, लेकिन फिर बिलाल किशोर को कहता है कि मैं मोंटी क्रिस्टो नहीं बिलाल हूँ और तुझे इतनी आसान मौत नहीं आने दूंगा। अब बस बिलाल का मुरली से बदला रह गया होता है। पुलिस को भी पता चल गया होता है कि मुरली ने कत्ल किया है। बिलाल घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में नैना उसे दोबारा मिलती है। फिर बिलाल उसे बता देता है कि मैं बिलाल ही हूँ। नैना पूछती है कि तुम जेल से कब वापस आए। बिलाल बताता है कि 13 साल में जेल में रहा था। नैना कहती है कि उसे मुरली ने लेटर दिया था जिसमें तुम्हारी मौत का संदेश था। बिलाल गुस्सा करता है कि तुमने मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद ही मुरली से शादी कर ली। इस पर नैना कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। नैना उसे 16 साल पहले का धागा भी दिखाती है जो कभी बिलाल ने उसे पहनाया था। ये देख के बिलाल का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर नैना और बिलाल रात प्यार करते हैं। सुबह होती है। बिलाल पहले ही घर से चला गया होता है। रामू नैना को कहता है कि बिलाल ने कहा है आप और आपका बेटा सामान बांध लें। नैना खुश हो जाती है। जब नैना वापस घर आती है तो वो देखती है कि मुरली अपना सामान पैक कर रहा है और यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन नैना कहती है कि तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुरली ने जहाँ किशोर की हेल्प से बॉक्स छुपाए थे वहाँ जाता है, लेकिन बॉक्सेस में कुछ नहीं होता। मुरली का पप्पू बिलाल ने बनाया होता है। मुरली बॉक्स में देखता है कि बिलाल ने वही 16 साल पहले वाला शतरंज का राजा रखा होता है। बिलाल फिर अपने पुराने रूप में आता है। मुरली उसे देख के चौंक जाता है। मुरली फिर से तलवार चलाने लगता है, लेकिन इस बार बिलाल उसे एक ही झटके में हरा देता है। फिर बिलाल उसे मारने लगता है, लेकिन लास्ट टाइम पर मुन्ना वहां आ जाता है और बिलाल से लड़ने लगता है। वहां नैना भी आ जाती है और मुन्ना को कहती है तुम्हारा असली पिता बिलाल है, मुरली नहीं। दोस्तों असल में नैना ने मुरली से शादी इसी कारण 1 महीने बाद ही कर ली थी ताकि वो बिलाल के बच्चे का राज छुपा सके। फिर मुरली वहां से भागने लगता है, लेकिन बिलाल उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है और आखिर में बिलाल अपना इंतकाम पूरा करता है और मुरली को मार डालता है। कहानी के लास्ट में दोस्तों दिखाते हैं कि बिलाल पादरी को याद करता है और उसका शुक्रिया करता है। और ऐसे दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।